इंडिया उस तरीके से प्रेशराइज नहीं कर सकता कतर को जिस तरीके से उसने कनाडा को किया था। ये इन 8 नेवी ऑफिसर्स के घर जाते हैं और रात में ही पहुंचते हैं और कहते हैं कि कुछ इटली के अंदर एक प्रेजेंटेशन का स्क्रीनशॉट था, वो लीक हो गया था, मेटा मटेरियल यूज होता है, उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो थी वो इंडियन ऑफिसर्स ने इजराइल के साथ शेयर की है। ओमान की गवर्नमेंट जो थी वो अपने सिटीजन को बचा के ले गई थी, लेकिन हम लोग आज की डेट तक फंसे हुए हैं इस चीज में। कोई भी इंडियन को इसमें काम करने के लिए अलाउ नहीं किया गया। लेकिन इस केस की इतनी सीक्रेसी थी कि इससे रिलेटेड नेक्स्ट हियरिंग कब होगी ये डिटेल भी ये लॉ फर्म किसी से शेयर नहीं करती थी। जब नुपुर शर्मा वाला केस हुआ था तो कतर पहला देश था जिसने, जब फीफा के अंदर जाकिर नायक आया था, एक रेस इंडिया और पाकिस्तान की भी रहती है सबमरीन को लेके, दोनों एक दूसरे को, लेकिन ये इंडिया की डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत बड़ी हार थी। देखिए, इंडिया के 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स को, और वो भी ऐसे ऑफिसर्स जिसमें से कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, किसी को प्रवासी भारतीय सम्मान मिला हुआ है, इनको कतर के अंदर डेथ पेनल्टी दे दी गई है। ये चीज किसी भी कंट्री के लिए कोई छोटी बात नहीं है। ये मामला क्या है और इस पूरे इंसिडेंट से इजराइल का क्या लेना देना है, इंडिया की तरफ से जो इसके लिए स्टेप्स लिए गए हैं, क्या उनसे इस सजा को टाला जा सकता है, ये नेवी ऑफिसर्स वहां पे करने क्या गए थे, और कतर की सबमरीन्स की डिटेल शेयरिंग करने वाले इशू में हमारे इंडियन नेवी ऑफिसर्स का नाम कैसे आ गया, तो एक्चुअल में हुआ क्या है, छोटी से छोटी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने आज के स्पॉन्सर कोडिंग इन्वेडर के बारे में आप सबको बताना चाहूंगा। इन्फ्लेशन और रिसेशन की वजह से सैलरी हाइक एंड जॉब अनसेटिस्फैक्शन पीक पे है एंड करियर स्विच इज द ओनली सॉल्यूशन। अब करियर स्विच करने से पहले काफी चीजें रिसर्च करनी होती है, जैसे स्कोप ऑफ फील्ड, जॉब डिमांड वगैरह, और इस सब के हिसाब से डेटा एनालिस्ट का रोल काफी हाई डिमांड में है, क्योंकि पूरी दुनिया डेटा ड्रिवन हो चुकी है। चाहे एंटरटेनमेंट हो या फिर फाइनेंशियल फील्ड, हर जगह डेटा एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। तो क्यों ना आप भी डिमांडेड करियर में एंट्री लें कोडिंग इन्वेडर के साथ। सिर्फ Naukri.com पे 15 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं और कोडिंग इन्वेडर का 93% प्लेसमेंट का रेट है। 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। इनकी करियर सर्विस टीम कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको इंटरव्यू और प्लेसमेंट में पूरी हेल्प करती है। तो अगर आप भी एक अच्छा डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो कोडिंग इन्वेडर्स का डेटा एनालिस्ट कोर्स ज्वाइन करके बन सकते हैं। तो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और दिवाली स्पेशल डिस्काउंट लेके आप 27% कम प्राइस पे ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यूज माय कूपन कोड NR27। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, ये है इंडिया और इधर ये वेस्ट में है कतर। ईयर 1916 से कतर जो था वो ब्रिटिशर्स के अंडर में था और काफी गरीब भी था। उस टाइम पे ये लोग पर्ल ट्रेड और फिशिंग करते थे। लेकिन जब ईयर 1939 आया तो इनकी किस्मत चमक जाती है। ये वो टाइम था जब ब्रिटिशर्स की मदद से कतर के जेबल दुकन एरिया में ऑयल डिस्कवर हुआ। ये कतर के साउथ वेस्टर्न कोस्ट की तरफ था। अब इसके बाद ईयर आता है 1971 और इस ईयर में ब्रिटिशर्स कतर से चले जाते हैं, इधर ब्रिटिशर्स जाते हैं और सेम ईयर 1971 में कतर का सबसे बड़ा जैकपॉट लगता है जब पर्शियन गल्फ में नेचुरल गैस फील्ड डिस्कवर होती है और ये एरिया मोस्टली कतर के इकोनॉमिक जोन में आता है। अब देखिए, पहले तो कतर की सारी प्रोडक्शन ब्रिटिश आर्मी देखती थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स 1971 में चले गए तो कतर जो था वो एक तरह से सऊदी अरेबिया का जागीर राज जैसी वेसल कंट्री जो होती है उसकी तरह एक्ट करने लगा था, मतलब कि सऊदी की छत्र छाया में रहता था। लेकिन जब कतर के पास नेचुरल गैस और ऑयल डिस्कवर हुआ तो कतर के पास पैसा आया और इनके किंग थे हमद बिन खलीफा अल थानी। उन्होंने सऊदी की छत्र छाया को छोड़ा और एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह काम करना चालू किया, अपनी सिक्योरिटी वगैरह खुद संभालनी शुरू की। अब ये बात सऊदी को पसंद तो नहीं आ रही थी, लेकिन कतर ने धीरे धीरे अपनी सिक्योरिटी वगैरह बढ़ाना चालू किया। अब देखिए, अकेले कतर के लिए पूरे देश की सिक्योरिटी संभालना आसान नहीं था। पैसा तो था कतर के पास, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम थी। आज की डेट में भी कतर की टोटल पॉपुलेशन 26 लाख के आसपास है, इंडिया की एक सिटी के बराबर। अब इतनी कम पॉपुलेशन में आप कितना भी पैसा लगा दो, लोग कम रहते हैं तो सिक्योरिटी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बाहर से कॉन्ट्रैक्ट पे अपनी सिक्योरिटी मेंटेन कराना चालू की। फिर आगे चल के इन्होंने यूएस के साथ डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट किया और यूएस को कतर ने एयरबेस बनाने के लिए इन्वाइट किया। और जब इन्वाइट किया तो यूएस ने कतर के अंदर अल उदीद एयरबेस बनाया, जो कि आगे चल के 10,000 से ज्यादा यूएस ट्रूप जो थे उनका रहने का ठिकाना बना। कतर के जो आसपास के देश थे उनको भी ये सब चीजें पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन यूएस का पूरा हाथ था कतर पे। इनफैक्ट आज भी कतर यूएस का टॉप नॉन नेटो एलाय है और उस टाइम पे यूएस जो था उसके भी सऊदी से इतने अच्छे रिश्ते नहीं थे। लेकिन जब कतर ने यूएस को अपना एयरबेस दिया था तो यूएस की लॉयल्टी भी जीती थी। ऐसे ही कतर और यूएस बहुत ही क्लोज एलाय बने। और ऐसा नहीं था कि जो कतर था वो सिर्फ और सिर्फ यूएस पे ही डिपेंडेंट था, इन्होंने बाकी कंट्रीज के साथ भी मल्टीपल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स किए, अपनी नेवल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग किया, कई प्राइवेट कंपनीज के साथ भी टाई अप करके अपनी सिक्योरिटी को
मेंटेन करवाया। अब अगर आप कतर का एरिया देखोगे तो 35,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा जो कतर का बॉर्डर एरिया है वो सी से घिरा हुआ है। और कतर की जो नॉर्थ नेचुरल गैस फील्ड है वो कतर की लाइफलाइन है। तो कतर के लिए उसकी नेवल सिक्योरिटी हमेशा से प्रायोरिटी पे रही है। और फिर आगे चल के जब ऐसे ऐसे इंसिडेंट सामने आए जहां पे बाल्टिक सी के नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन वगैरह थे, वहां पे अटैक वगैरह देखा कतर ने, तो उसने अपनी नेवल सिक्योरिटी पे और पैसा लगाया, सिक्योरिटी को आउटसोर्स किया, अलग अलग वॉरशिप वगैरह की डील की, कई नेवल ट्रेनिंग तो इंडिया ने खुद करवाई है वहां पे। देखिए ये सारी चीजें चल रही थी। इसी बीच में साल आता है 2014 और कतर की एक नेबरिंग कंट्री है ओमान, उसकी रॉयल ओमान एयरफोर्स का एक रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल अजमी एक डिफेंस कंसल्टेंसी खोलता है जिसका नाम था दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसका जो फिजिकल ऑफिस था वो मस्कट में था ओमान के, और इसकी एक ब्रांच जो थी वो कतर के दोहा में भी खुली थी। अब क्योंकि डिफेंस कंपनी थी तो काफी बड़ी कंपनी थी, इसको फंडिंग वगैरह भी काफी मिली हुई थी। इस कंपनी का काम था डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करना, मिलिट्री इक्विपमेंट की ट्रेनिंग देना, लॉजिस्टिक्स, आर्म फोर्स को मेंटेनेंस सर्विस देना। तो इस कंपनी का जो ओनर था वही सीईओ भी था और वो खुद रॉयल ओमान एयरफोर्स से रिटायर था, तो उसको भी बहुत नॉलेज थी डिफेंस वगैरह की। तो ये कंपनी खोलने के बाद खमीस क्या करता है, ये कतर के मेजर जनरल तारिक खालिद अल को प्रपोजल बना के भेजता है कि आपकी जो कतर एमेरी नेवल फोर्सेज है QENF, इसकी मेंटेनेंस और ट्रेनिंग सर्विसेज जो है वो आप हमें दे दो। और खमीस का जो ये प्रपोजल था कतर जो है वो सेम ईयर में एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये जो कंपनी थी ये कतर गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चालू करती है। और इस कंपनी की जो वेबसाइट थी, अभी तो इसको चेंज कर दिया गया है, लेकिन पहले जो वेबसाइट थी उस पे मेंशन किया गया था लोकल बिजनेस पार्टनर ऑफ कतर्स गवर्नमेंट एजेंसी इंक्लूडिंग डिफेंस। तो कतर गवर्नमेंट जब इस कंपनी को प्रोजेक्ट दे देती है तो ये कंपनी क्या करती है 2015 से 2016 के बीच में बहुत तेजी से हायरिंग स्टार्ट करती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब डिफेंस की कंपनी है तो आम जनता को शिप वगैरह का इतना नहीं पता होता है, तो ये लोग ऑल ओवर वर्ल्ड के जो रिटायर नेवल ऑफिसर्स थे उनको हायर कर रहे थे। और सेम ईयर में इन लोगों ने 75 से भी ज्यादा इंडियन ओरिजिन के जो ऑफिसर्स थे उनको रिक्रूट किया। इन 79 इंडियन ऑफिसर्स में से 8 ऑफिसर जो थे वो इस कंपनी में सीनियर लेवल पे ज्वाइन करते हैं और इन्हीं 8 ऑफिसर्स के ऊपर ये पूरा केस चलता है। अभी आगे बताऊंगा मैं। ये सारे लोग जो हायर हुए थे इंडिया से, इनमें टॉप पे थे कमांडर पुरनेंदु तिवारी, जिनको इस कंपनी में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर हायर किया गया था। ऐसे ही बाकी 7 जो थे उसमें से 3 नवतेज सिंह गिल, कमांडर सुगुनाकर पकाला और कैप्टन BK वर्मा, ये इस कंपनी में नेवल डायरेक्टर बनते हैं। और बाकी जो कमांडर अमित नागपाल, SK गुप्ता और कैप्टन सौरभ वशिष्ठ जो थे वो एग्जीक्यूटिव रोल पे हायर होते हैं। रागेश जो थे वो एज अ सेलर हायर होते हैं। तो ये टोटल 8 लोग थे जो सीनियर लेवल पे हायर हुए थे इस कंपनी में। ये लोग हायरिंग होने के बाद काफी अच्छे से काम करते हैं और ये जो इनकी कंपनी थी, इस कंपनी के थ्रू कतर में जाके मेंटेनेंस और सिक्योरिटी कंसल्टेशन ये सारी चीजें करते हैं। इन सबको करीब 4 से 6 साल हो गए थे ये सारी चीजें करते करते कतर के अंदर। अब इसके बाद ईयर आता है 2016 और कतर प्लान करता है अपने जो सबमरीन्स हैं उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब इटली जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने नेवल आर्किटेक्चर डिजाइन जो हो गए उसके लिए बहुत ही फेमस है। पूरे यूरोप के अंदर इटली जो है ये सबमरीन्स, नेवल शिप, नेवल फ्रिगेट इनका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। और इटली के अंदर ही एक बहुत ही बड़ी और फेमस शिप बिल्डिंग कंपनी है फिनकैंटायरी SPA। इस कंपनी से इनका डिस्कशन स्टार्ट होता है और इस डील में दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी जो थी वो भी अपने इनपुट्स देती है। अब सारी बात डन होने के बाद ये जो इटली की कंपनी थी फिनकैंटायरी, ये 2016 में MOU साइन करती है कतर के साथ, जिसमें 4 स्मॉल साइज वॉरशिप, 2 पेट्रोल वेसल्स और 1 एम्फीबियस वेसल। तो ये डील होती है, इसमें इटली को कतर को ये सारी चीजें देनी होती हैं। तो ये जो डील थी ये कोई इतनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं थी, बहुत ही नॉर्मल डील थी, सबको इसके बारे में पता था। लेकिन जो मेन कॉन्ट्रोवर्शियल डील थी वो 2020 में होती है, वो अभी आगे बताऊंगा आपको। तो ये सारी डील पे काम चलता रहता है और इसके साथ साथ दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज जो थी वो कतार की जो नेवल थी उनके साथ मिलके एज यूजुअल अपना काम करती रहती है। और इसमें इंडियन ऑफिसर जो थे उनका बहुत ही बड़ा रोल रहता है, वो काफी अच्छा काम करते हैं। तो कतर के साथ ये जो कंपनी और इंडियन ऑफिसर जो काम कर रहे थे इसको लेके कतर गवर्नमेंट और इंडिया दोनों बहुत खुश थे। और इसको लेके 2019 में जो कमांडर पुरनेंदु तिवारी जो थे इस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनको इंडिया 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड देता है। ये अवार्ड उनको मिलता है जो इंडिया के बाहर बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम कर रहे होते हैं। और ये पहली बार हुआ था ऐसा कि इंडिया के रिटायर्ड आर्मी पर्सन को ये अवार्ड मिला था। हमारे जो प्रेसिडेंट थे उनके हाथों से अवार्ड दिया गया था। यहां तक कि दोहा में जो इंडियन एम्बेसडर थे दीपक मित्तल, वो धारा ग्लोबल की लोकेशन पे भी विजिट करके आए थे। कतर और इंडिया की रिलेशन को अच्छा करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए इस कंपनी काफी तारीफ भी की थी उन्होंने। और इंडियन एम्बेसी की तरफ से ये जो कंपनी थी उसको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी दिया गया था, जो कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी लगा रखा था पहले, अब तो हटा दिया गया। देखिए जो पूरा पर्शियन गल्फ का एरिया है इसमें सिर्फ इकलौता ईरान है जिसके पास स्टेल्थ सबमरीन है। मतलब कि ये जो सबमरीन होती हैं ये पानी के अंदर बिना डिटेक्ट हुए काफी टाइम तक पानी के अंदर रह सकती हैं और भारी अटैक कर सकती हैं और
और इस सबमरीन से पूरे एरिया पे नजर भी रखी जा सकती है। और कतर भी इस तरीके की सबमरीन इस एरिया में अपने पास रखना चाहता था और इसी वजह से 2020 में कतर इटली की कंपनी फिनकैंटियर एसपीए, जिससे 2016 में भी इन्होंने डील की थी, इनसे दोबारा एक सीक्रेट डील करता है। देखिए ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये कतर या फिर इंडियन गवर्नमेंट ने डिस्क्लोज नहीं करी है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया इस चीज पे उन्होंने, लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर जो लोकल न्यूज़पेपर हैं वो इसके बारे में बैक टू बैक रिपोर्ट छाप रहे हैं। और वो रिपोर्ट इसलिए छाप रहे हैं क्योंकि 17 मई 2021 को इटली के अंदर एक प्रेजेंटेशन का स्क्रीनशॉट था, वो लीक हो गया था, जिसको नेवल न्यूज ने पब्लिश किया था। इसमें यह था कि इटालियन पार्लियामेंट के अंदर 2 सीक्रेट सबमरीन की रिमोट प्रेजेंटेशन दी गई थी और जब ये प्रेजेंटेशन चल रही थी तो उसमें ये चीज मेंशन की गई थी कि ये जो सबमरीन है ये किसी फॉरेन कंट्री के लिए बनाई जा रही है और ये उस प्रेजेंटेशन का स्क्रीनशॉट है जो कि लीक हो गया था। और ये चीज नेवल न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में भी पब्लिश किया, जिसमें नाम दिया था इन्होंने कि इटली सीक्रेटिव सबमरीन डील विद कतर न्यू इंटेलिजेंस। और यहां से बातें बहुत तेज हो गई थी कि कतर जो है वो स्टेल्थ सबमरीन ले रहा है इटली से। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसके बारे में आप अगर सर्च करोगे तो फिनकैंटियरी जो है कंपनी का नाम जो मैंने बताया, उसके साथ साथ आपको ये भी मिल सकता है केबी करके भी एक नाम मिल सकता है, न्यूज में ये आपको दिखेगा। एक्चुअली फिनकैंटियरी और केबी जो है ये मिलकर काम करती हैं, तो कहीं पे फिनकैंटियरी नाम यूज हुआ है और कहीं पे केबी नाम यूज हुआ है। अच्छा, कतर जो इस इटली की कंपनी के साथ सीक्रेट डील कर रहा था, इसके बारे में धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी जो है उसको और उसके एसोसिएट इंडियन नेवी के जो ऑफिसर्स थे उनको इसके बारे में पता था कि कतर जो है वो इटली की कंपनी के साथ मिलकर एक सीक्रेट डील कर रहा है, जिसमें इटालियन U-212 स्टेल्थ सबमरीन जो है उसका स्मॉल वेरिएंट जो है वो मंगाया जा रहा है कतर के अंदर इटली की कंपनी के थ्रू। अब ये जो डील चल रही थी ये कतर के लिए काफी बिग डील थी क्योंकि इसके कई सारे रीजन थे। एक तो कतर को ये स्टेल्थ सबमरीन मिलने से इजराइल की जो अरब के ऊपर सुप्रीमेसी है वो कम हो जाती, इसलिए कतर बिल्कुल नहीं चाहता था कि इजराइल को इसके बारे में कुछ पता चले, क्योंकि इजराइल कभी भी इस डील को होने नहीं देगा। दूसरी चीज, एक रेस इंडिया और पाकिस्तान की भी रहती है सबमरीन को लेके, दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं ताकि किसी के पास सबमरीन ना आ जाए, क्योंकि जिसके पास सबमरीन आ जाएगी उसके पास एक अपर हैंड रहेगा। अब देखिए पाकिस्तान क्या करता है कि उसके कतर के साथ अच्छे रिलेशन है, तो कतर के जो सबमरीन्स हैं उनके जो बेनिफिट है वो भी उठाता है, पाकिस्तान उनको यूज करने को दे देती है। उसके बाद ये भी डर है कि ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जो कतर के पास आएगी, इससे ये भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि पाकिस्तान के पास भी ये टेक्नोलॉजी आ सकती है, और अगर कतर ना भी दे तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान ये जो टेक्नोलॉजी है वो कतर से चोरी भी कर सकता है। तो देखिए इसके बाद अब होता क्या है कि 30 अगस्त 2022 को रात में स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरोक्रेट SSB जो कि कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये इन 8 नेवी ऑफिसर्स के घर जाते हैं और रात में ही पहुंचते हैं और कहते हैं कि कुछ अर्जेंट नेवल एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए इन ऑफिसर्स को चलना पड़ेगा। इनमें से एक ऑफिसर ऐसे भी थे जिनको इंडिया वापस जाना था, लेकिन वो इस कॉल की वजह से इनके साथ चले जाते हैं। और जब ये 8 नेवी ऑफिसर्स इस कतर ऑफिशियल्स के साथ जाते हैं तो कतर ऑफिशियल इनको ले जाने के बाद इनको जेल में डाल देते हैं, और जेल भी ऐसी नॉर्मल जेल में नहीं डालते हैं, एक सेपरेट जेल में इनको बंद किया जाता है। आपस में इनको मिलने नहीं दिया जाता है, ये लोग आपस में बात नहीं कर सकते हैं, और ना ही फैमिली और ना ही इंडियन एम्बेसी को इसके बारे में कुछ भी बताया जाता है। 1 महीने तक किसी को पता ही नहीं चलता कि ये लोग जेल में बंद हैं, और 1 महीने बाद पता भी ऐसे चलता है कि पाकिस्तान की एक न्यूज एजेंसी जो है वो इस न्यूज को ब्रेक करती है कि इंडिया के 8 नेवी ऑफिसर्स को जेल में बंद किया गया है स्पाइंग के लिए। अब ये न्यूज ब्रेक होने के बाद घर वाले पहुंचते हैं, ट्राई करते हैं मिलने का, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता है। और उसके बाद जो घर वाले हैं वो इंडियन एम्बेसी को इन्फॉर्म करते हैं, और काफी जद्दोजहद के बाद 1 अक्टूबर 2022 को दोहा में जो इंडियन एम्बेसी थी उसके ऑफिसर्स दीपक मित्तल जो थे और उनके साथ साथ डिप्टी हेड ऑफ मिशन ये कतर ऑफिशियल्स के पास जाते हैं। इनको काउंसलर एक्सेस मिल जाता है। काउंसलर एक्सेस का मतलब है कि इंडियन एम्बेसी के जो लोग हैं, जो काउंसलर हैं, वो जब इन 8 नेवी ऑफिसर से मिलते हैं तो उसी को काउंसलर एक्सेस बोला जाता है। जब कुलभूषण यादव वाला केस हुआ था तो उस टाइम भी आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, काउंसलर एक्सेस। अब इस मीटिंग के बाद एक चीज अच्छी होती है कि जो घर वाले रहते हैं उनको वीकली एक बार फोन पे इनसे बात करना अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी इन पे चार्जेस क्या लगे, इनको जेल में क्यों डाला गया है, ये किसी को भी नहीं बताया जाता। अब इसके 2 दिन बाद 3 अक्टूबर 2022 को धारा कंपनी का जो मालिक था खसीम अल अजमी, उसको इनके बारे में पता चलता है। वो ओमान से कतर पहुंचता है, और जैसे ही वो कतर पहुंचता है ये लोग उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद इंडियन एम्बेसी के जो लोग हैं वो मल्टीपल टाइम्स मीटिंग करते हैं कतर ऑफिशियल्स के साथ, इनकी गवर्नमेंट के साथ, कि इनको रिलीज कर दिया जाए, लेकिन कतर ऑफिशियल जो इनके रिलीज है उसके लिए साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि इनके पास प्रूफ है कतर और इटली की जो सीक्रेट डील हो रही थी उसके बारे में इन्होंने इजराइल को बताया। और उसके बाद ये भी कहते हैं कि जितनी भी चीजें बता रहे हैं ये सारी चीजें इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से इंटरसेप्ट की हैं, कि ये जितने भी लोग हैं, जितने भी इंडियन नेवी के जो ऑफिसर्स हैं, ये स्पाई कर रहे थे और इजराइल को डिटेल्स भेज रहे थे। कतर ऑफिशियल्स ने ये भी बोला कि ये जो सबमरीन की स्टेल्थ कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए मेटा मटेरियल यूज होता है, उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो थी वो इंडियन ऑफिसर्स ने इजराइल के साथ शेयर की है। ये सारी चीजें जो है वो न्यूज में चल रही होती हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से एक भी बयान नहीं आता है। इनफैक्ट आज की डेट तक इजराइल की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया। अब देखिए कतर के अंदर ये जो सारी चीजें चल रही थी
यहाँ पे इंडिया के अंदर लोगों को इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन लोगों को पता चलता है 27 अक्टूबर 2022 को, जब कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की जो सिस्टर थी डॉक्टर मीतू भार्गवा, ये ट्वीट करती हैं और इंडिया के जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं उनको टैग करती हैं और ये सारी चीजें ट्विटर पे डे बाय डे लिखना चालू करती हैं। इनके ट्वीट के बाद जितने भी रिटायर ऑफिसर थे, सर्विंग ऑफिसर थे, वो इनके सपोर्ट में आते हैं और इस पूरे मुद्दे को उठाते हैं और फिर इंडिया के अंदर भी ये बात फैल जाती है और लोग डिमांड करते हैं कि इस पे कुछ ना कुछ एक्शन हो। इनफैक्ट 7 दिसंबर 2022 को कांग्रेस के जो मनीष तिवारी जी थे, इन्होंने ये पार्लियामेंट के अंदर भी ये मुद्दा उठाया। गत 30 अगस्त 2002 से सभापति महोदय, हमारे नौसेना के 8 जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उनको कतर में दोहा में सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा गया। और जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो ये कहा जाता है कि इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जब फीफा का इनॉग्रेशन होगा तब नवंबर में जाएंगे और इस बारे में डायरेक्ट वहां के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे डायरेक्ट बात करेंगे, लेकिन वो वहां जाते तो हैं लेकिन उनकी बात फेल हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि नवंबर फर्स्ट वीक में ओमान क्या करता है, वो धारा कंपनी का जो ओनर पकड़ा गया था उसको रिलीज करा लेता है और यहां से इंडिया में भी फिर से प्रेशर बनने लगता है कि ओमान ने अपने सिटीजन को छुड़वा लिया और हम लोग नहीं रिलीज करवा पाए। अब इधर से इंडिया जो था वो बार बार ट्राई तो कर रहा था, लेकिन उसके सारे एफर्ट जो थे वो फेल हो रहे थे। इसके बाद क्रिसमस खत्म होता है, न्यू ईयर आता है, साल 2023 शुरू होता है और 15 मार्च 2023 को इंडियन ऑफिसर्स की जो लास्ट बेल की एप्लीकेशन थी वो भी रिजेक्ट कर दी जाती है और इसके 10 दिन बाद 25 मार्च 2023 को इन नेवी ऑफिसर्स के खिलाफ जो चार्जेस थे वो सबमिट होते हैं। ये चार्जेस सबमिट तो होते हैं लेकिन किसी को भी ये नहीं बताया जाता है कि चार्जेस क्या हैं। इनफैक्ट इनकी फैमिली तक को नहीं बताया जाता है कि किन चार्जेस की वजह से इनको जेल में डाला गया है। और ये सारी चीजें कोर्ट में सबमिट होने के 4 दिन बाद 29 मार्च 2023 को ट्रायल शुरू होते हैं कतर के कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में। देखिए जैसे इंडिया के अंदर लोअर कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे ही कतर में भी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, जैसे इंडिया का लोअर कोर्ट होता है उसको बोला जाता है। उसके बाद आता है अपील कोर्ट, जैसे इंडिया में हाई कोर्ट होता है वैसे ये अपील कोर्ट होता है और सबसे ऊपर होता है कोर्ट ऑफ कंसेशन, जैसे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट होता है वैसे कतर में कोर्ट ऑफ कंसेशन होता है। तो अभी ये जो पूरा केस है ये कतर के कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में चल रहा है, यानी कि लोअर कोर्ट में चल रहा है। जब ये केस स्टार्ट भी होता है तो कतर की एक लॉ फर्म भी हायर करता है इंडिया, जिसका नाम था ऑफिस ऑफ मजिद अल हजरी। इसका ऑफिस दोहा में ही है। जब इस लॉ फर्म को हायर किया गया था तो जितने भी मीडिया आउटलेट थे वो इनके पीछे चले गए थे, इनके ऑफिस में जाके फोन कर रहे थे, लेकिन इस केस की इतनी सीक्रेसी थी कि इससे रिलेटेड नेक्स्ट हियरिंग कब होगी ये डिटेल भी ये लॉ फर्म किसी से शेयर नहीं करती थी। ये सारी की सारी हियरिंग इतने सीक्रेट तरीके से हो रही थी कि प्रोसिक्यूशन, डिफेंस लॉयर और 2 विटनेस के अलावा कोर्ट के अंदर किसी को भी रहना अलाउड नहीं था। और हियरिंग के टाइम पे भी जो नेवी ऑफिसर थे, इनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उसका एक्सेस डिफेंस अटॉर्नी जो थी उसको तक नहीं दिया गया था। एक इंडियन जर्नलिस्ट था, वो भी बहुत ट्राई कर रहा था अलग अलग ऑफिशियल से जाके रिपोर्ट करने की, पता लगाने की। कतर को जैसे ही पता चलता है उस जर्नलिस्ट को और उसकी वाइफ को राइट अवे कतर से इंडिया भेज दिया जाता है। अब इसके बाद 3 मई 2023 को सेकंड हियरिंग होनी थी, लेकिन उसको पोस्टपोन करके 18 जून को शिफ्ट कर दिया जाता है। अब जो सारी हियरिंग चल रही थी, इंडिया को ऐसा भी लगने लगता है कि जो लॉ फर्म इन्होंने हायर की है वो इनकेपेबल है। तो इंडिया क्या करता है, मजीद अल हजरी, ये जो लॉ फर्म थी जो ये केस लड़ रही थी, इसको हटा के अहमद अली अल हल, एक दूसरी लॉ फर्म, उसको हायर कर लेता है और अब वो केस लड़ रही होती। जिस दिन सेकंड हियरिंग की डेट आती है, सेम डे दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज जो थी उसकी वेबसाइट को बंद कर दिया जाता है। इस कंपनी का भी कुछ पता नहीं चलता है। कुछ दिन बाद दोबारा लाइव होती है, लेकिन इंडिया से रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन वगैरह मिले थे और वो जो लिखा था कतर लोकल बिजनेस पार्टनर वगैरह, वो सब हटा दिया जाता है। इसके नेक्स्ट डे 75 और इंडियन ऑफिसर्स जो काम कर रहे थे इस धारा कंपनी में, उनके पास न्यूज एजेंसी पहुंचती है तो पता चलता है कि इन सबको कंपनी से निकाल दिया गया है। इनका लास्ट वर्किंग डे 31 मई 2023 था और ये जो कंपनी थी धारा ग्लोबल, इसके एसेट्स यानी कि बिल्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब एक नई कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए थे जिसका नाम था एडवांस सर्विसेज एंड मेंटेनेंस, ASM, और इसकी वेबसाइट थी www.advanced.sm.com। ये जो नई कंपनी खोली थी, अब इस कंपनी को 2 फ्रांस के जो सिटीजन हैं वो चलाएंगे। इसमें इंडियंस की हायरिंग करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया। तो जितने भी एम्प्लॉइज में काम कर रहे हैं अभी सारे नॉन इंडियन हैं। मेनली अब जो हायरिंग हुई है वो ब्रिटिशर्स, फ्रेंच और ओमानी नेशनल्स जो हैं सिर्फ उनकी हुई है। कोई भी इंडियन को इसमें काम करने के लिए अलाउ नहीं किया गया। अब इसके बाद अगस्त मंथ जो आता है 2023 में, उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं। एक तो 8 के 8 जो ऑफिसर थे जो एकदम सेपरेट रहते थे उनको नॉर्मल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। ये बात सुनने में बहुत ही नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बहुत ही पेनफुल होता है ये। तो एक तो ये चीज होती है। दूसरा, जो फैमिली मेंबर्स थे उनको भी मिलने दिया जाता है और वीकली फोन पे बात करने दी जाती है। ये सारी चीजें देख के लग रहा था कि कुछ पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद डेट आती है 1 अक्टूबर 2023। इस दिन इंडियन एम्बेसडर
8 नेवी ऑफिसर से पर्सनली मिलते हैं और जो 3 अक्टूबर 2023 को जो हियरिंग होनी थी उससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है उसकी डिटेल्स अभी बाहर नहीं है, लेकिन सीधे 26 अक्टूबर 2023 को ये जो 8 के 8 नेवी ऑफिसर्स थे इनको स्पाई के केस में डेथ पेनल्टी सुना दी जाती है। और जब ये डेथ पेनल्टी सुनाई जाती है तो उसके बाद बहुत ही ज्यादा हल्ला होता है इंडिया के अंदर, बैक टू बैक स्टेटमेंट्स वगैरह आते हैं कि वी आर शॉक्ड। लेकिन ये इंडिया की डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत बड़ी हार थी। ओमान की गवर्नमेंट जो थी वो अपने सिटीजन को बचा के ले गई थी, लेकिन हम लोग आज की डेट तक फंसे हुए हैं इस चीज में। आप इनकी फैमिली वालों को देखोगे तो रोज ट्विटर पे गुहार लगाते हैं, टैग करते हैं, लेकिन फॉर अ टाइम बिंग अभी कुछ नहीं हो रहा। इसमें से कई नेवी ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जिनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, डायबिटीज वगैरह भी है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। इसमें एक चीज ये भी कही जाती है कि ये जो पूरा केस है इसमें कतर और इंडियन गवर्नमेंट को सारी चीजें पता है, ये सारे चार्जेस किस लिए हैं ये पता है, लेकिन फैमिली और बाकी लोगों को नहीं बताए गए। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बगची ने भी ये चीज ऑफिशियली स्टेटमेंट में बोला है कि हमें पता है इन चार्जेस के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि यहां से ऑप्शन क्या है इंडिया के पास। अब देखिए पहला ऑप्शन तो जो चल रहा है कि कतर के कोर्ट में जाके इसको चैलेंज किया जाए, लोअर कोर्ट में ये फैसला आया, इसको हायर कोर्ट में लेके जाया जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जाए। दूसरी चीज में ये हो सकती है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पर्सनल लेवल पे बात करें कतर के अमीर से तो बात बन सकती है, क्योंकि 18 दिसंबर को ये लोग नेशनल डे मनाते हैं और इसमें अमीर जो है वो कई सारे कैदियों को माफी देते हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि अगर डिप्लोमेटिक लेवल पे प्रेशर बनाया जाए तो 18 दिसंबर को इन सबको माफ कर दिया जाए। तीसरी चीज इसमें यह है कि 2015 में जब कतर के अमीर आए थे इंडिया तो एक डील साइन की थी उन्होंने इंडिया के साथ जो कि प्रिजनर से रिलेटेड थी, और इस एग्रीमेंट में यह साइन हुआ था कि कतर में अगर किसी को सजा सुनाई जाएगी तो वो सजा वो इंडिया में आके भी वो पूरी कर सकता है, और सेम चीज कतर के लिए भी थी। अब ये एग्रीमेंट यहां पे अप्लाई होगा कि नहीं ये डिपेंड करेगा कि इंडिया कितना प्रेशर बनाता है। बाकी इसमें यह भी कहा जा रहा है कि किसी तीसरी कंट्री का मीडिएशन अगर करवाया जाए तो भी सोल्यूशन निकल सकता है। बाकी फाइनल ऑप्शन में यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, यहां भी जाया जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जो सारी चीजें हैं वो डिपेंड करेगी इंडिया और कतर के रिलेशन पे। कतर की जो टोटल पॉपुलेशन है वो अराउंड 26 लाख है, जिसमें से अराउंड 3 लाख जो है वो कतर के खुद के सिटीजन है। बाकी इंडियन जो है वहां पे वो 7 लाख से भी ज्यादा इंडियंस रहते हैं वहां पे। तो कतर का जो वर्क फोर्स है वो काफी हद तक इंडियंस पे भी डिपेंड करता है। मेनली जो कंट्री के रिलेशंस होते हैं वो ट्रेड पे डिपेंड करते हैं। अगर ट्रेड अच्छा होता है तो कंट्री के रिलेशन भी अच्छे होते हैं। और अगर ट्रेड की बात करें तो इंडिया मेनली LNG, LPG, पेट्रोकेमिकल ये इंपोर्ट करता है कतर से। कतर करीब $16.81 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। वहीं कतर से इंडिया सिर्फ $1.97 बिलियन का इंपोर्ट करता है, वो भी मेनली सीरियल्स, फ्रूट्स, स्टील आर्टिकल्स वगैरह इन सब में ही करता है। तो ट्रेड में जो इंडिया की डिपेंडेंसी है वो ज्यादा है कतर के ऊपर। इंडिया कतर का 4th सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और जब से यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुई है इसमें डिपेंडेंसी जो इंडिया की है वो कतर के ऊपर और ज्यादा बढ़ गई है। इसके साथ साथ इंडिया कतर के जो रिलेशन है वो अच्छे ही रहे। मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह जो हैं वो भी इंडिया और कतर साथ में करते हैं। जेर अल बहर नाम से इंडिया कतर की नेवी ज्वाइंट एक्सरसाइज भी होती है। इंडिया और कतर के जो कोस्ट गार्ड्स हैं वो रेगुलरली विजिट भी करते हैं एक दूसरे को। कतर की QENF डेलीगेशन जो है वो 2 मैरीटाइम एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट कर चुकी है लास्ट 2 साल में। इसके साथ साथ हमारे PM कतर कई बार गए हैं, कतर के अमीर इंडिया कई बार आए हैं। रिसेंटली दोनों कंट्रीज ने यह भी डिसाइड किया था कि 2023 में जब 50 साल हो जाएंगे इंडिया और कतर की रिलेशनशिप को, तो इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। इनफैक्ट 2008 में कतर ने $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी इंडिया के अंदर। इसके साथ साथ कतर इंडिया को गैस पे डिस्काउंट भी देता है। वहीं इंडिया भी पीछे नहीं है। 2017 में जब सऊदी और उसके फ्रेंडली देशों ने कतर को चारों तरफ से ब्लॉकेट कर दिया था, सामान आ जा नहीं रहा था, तो इंडिया ने पूरा सपोर्ट किया था। इंडिया ने कतर को एयरलिफ्ट करके जरूरत की चीजें पहुंचाई थी। अब देखिए इंडिया जो है वो कतर से एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, नेवी वाइज, मिलिट्री वाइज बड़ा है। इनफैक्ट इंडिया 10 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंडिचर करता है हमारी मिलिट्री पे कतर के कंपैरेटिवली। वर्क फोर्स भी जो है वो इंडिया का बहुत बड़ा है, लेकिन कतर जो है वो छोटा देश होने के बाद भी उसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की वजह से इंडिया उस तरीके से प्रेशराइज नहीं कर सकता कतर को जिस तरीके से उसने कनाडा को किया था। इसलिए आप पास्ट में भी देखोगे तो टाइम टू टाइम कतर अपनी बात मनवाता आया है। जब नुपुर शर्मा वाला केस हुआ था तो कतर पहला देश था जिसने पब्लिक अपॉलॉजी की डिमांड की थी। इनफैक्ट कतर इतना गुस्सा हो गया था कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वेंकैया नायडू जी, उनके साथ लंच फिक्स था कतर के अंदर, लेकिन इस केस की वजह से कतर के जो अमीर थे उन्होंने बहाना बना के इस लंच को कैंसिल कर दिया था और अपनी नाराजगी जताई थी। और फिर आगे चल के आपने देखा ही था कि नुपुर शर्मा को एक्सपेल करना पड़ा था पार्टी से। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी अपनी नाराजगी दिखाई थी जब फीफा के अंदर जाकिर नायक आया था, लेकिन कतर ने कहा था कि वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आया तो उसमें कतर कुछ नहीं कर सकता। वहीं कतर का जो न्यूज आउटलेट है अल जजीरा, वो भी कतर का ही माउथपीस है, वो भी टाइम टू टाइम क्रिटिकल रहा है इंडिया के अगेंस्ट में। लेकिन अभी तक देखा जाए तो इंडिया जो है वो इग्नोर ही करता आया है सारी चीजें।
चीज़ें, लेकिन इस बार जो बात है वो नॉर्मल बात नहीं है, वो 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स की है। तो इसमें इंडिया क्या करेगा बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी मिक्स रिलेशन रहे हैं इंडिया कतर के, तो कुछ भी प्रिडिक्ट करना तो बहुत ही मुश्किल है। इंडिया अगर सही से प्रेशर बनाएगा तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि ये लोग वापस आ जाएंगे, और फिलहाल हम लोग यही प्रे कर सकते हैं कि जितने भी ऑफिशियल्स हैं नेवी के, ये जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाए। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं कि कोडिंग इन्वेडर्स का डेटा एनालिस्ट का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।